Assalamu alaikum to everyone. So today we are going to discuss some important one-liners from the chemistry. So let us get started. So the first one-liner is browning of paper in old books is caused by the process of oxidation of cellulose. यानी कि आपने देखा होगा जो हमारी पुरानी बुक्स होती है या होती थी उनका जो पेपर होता था वो हमें ब्राउन टाइप का नज़र आता था या अभी भी अवेलेबल है तो वो नज़र आता है। आज भी अगर आप देखोगे तो वो ब्राउन टाइप यानी कि गोल्डन टाइप का वो पेपर होता है उस बुक में, ठीक है, जो पुरानी बुक्स है। अब बेसिकली वो किस वजह से होता है, वो ब्राउन क्यों होता था, वो होता था बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। यानी कि जिस प्रोसेस से या जिस मटेरियल से ये पेपर बनता था उसमें ऑक्सीडेशन होता था, उसमें एक रिएक्शन होती थी जिसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। उस ऑक्सीडेशन की वजह से ये पेपर ब्राउन बनता था, गोल्ड टाइप का बनता था। अब हम देखेंगे पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक मेटल में जो है कुछ इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रैक्ट होते हैं। यानी कि ऑक्सीडेशन का मतलब है कि ये एक केमिकल रिएक्शन है जिस एक मेटल में इलेक्ट्रॉन्स जो है लूज करता है, एक मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या उसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, रिडक्ट होते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब है रिडॉक्स, यानी कि वो कम होते हैं, वो कम होते हैं, यानी कि उनमें रिडक्शन होता है, ठीक है, उनमें रिडक्शन होता है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। या कभी कभार इसको हम करोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? करोजन। करोजन एक नेचुरल प्रोसेस है, करोजन, ठीक है। तो कभी कभार इसमें करोजन भी होता है। तो करोजन क्या है? करोजन का मतलब है डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स बाय केमिकल रिएक्शन विथ देयर एनवायरनमेंट। यानी कि जब एक मेटल में उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं केमिकल रिएक्शन की वजह से वो कम हो जाएंगे या डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे उसके अपने एनवायरनमेंट में, उसको हम करोजन या ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये रहा ऑक्सीडेशन। अब हम देखेंगे सेल्यूलोज क्या होता है। सेल्यूलोज क्या होता है, ठीक है, सेल्यूलोज क्या होता है। तो सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज बेसिकली एक क्रश्ड मटेरियल है। सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज एक क्रश्ड मटेरियल है। इस मटेरियल से ही पेपर बनता है, ठीक है। तो ये सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज इज यूज्ड फॉर टू प्रोड्यूस पेपर, बोर्ड एंड पेपर। जो पेपर होता है वो इसी मटेरियल से बनता है। अब हम देखेंगे पहले सेल्यूलोज में, ये सेल्यूलोज कहां से आता है। सेल्यूलोज की बात करेंगे तो इसमें कुछ अदर सब्सटेंसेस या कुछ अदर मटेरियल मिक्स होता है जिसकी वजह से ये सेल्यूलोज मटेरियल बनता है। वो कौन सा मटेरियल है? एक है कॉटन, एक है कॉटन। कॉटन इसमें 90% होता है। कॉटन जो है इसमें 90% होता है। दूसरे नंबर पे है यहां पे हेम्प। हेम्प मीन्स बंग, यानी कि चरस जिसको हम कहते हैं, ये 57% इसमें होता है। और तीसरे नंबर पे है वो है वुड। क्या है? वुड, यानी कि लकड़ी, वो है 40 to 50%। इस हेम्प को हम मरवाना भी कहते हैं, ठीक है, मरवाना, ये इंग्लिश वर्ड है। कुछ लोग इसको मरजवाना पढ़ते हैं लेकिन इसको मरवाना पढ़ते हैं। कॉटन, हेम्प एंड वुड, ये तीनों सबस्टेंसेस जो है जब इनको हम मिलाते हैं, इन तीनों रॉ मटेरियल्स को जब हम मिलाते हैं, इनको क्रश करते हैं, ठीक है, उससे एक मटेरियल बनता है जिसको हम कहते हैं सेल्यूलोज। क्या कहते हैं? सेल्यूलोज, ठीक है। तो सेल्यूलोज, इसी सेल्यूलोज को बाद में हम जो है यूज करते हैं किसके लिए? पेपर को बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन जब इसी सेल्यूलोज में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता था, यानी कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स, इस सेल्यूलोज में जब केमिकल रिएक्शन होती थी, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ये लूज करता था, तो इसकी वजह से जो यहां से पेपर बन के निकल आता था वो ब्राउन टाइप का होता था, यानी कि गोल्डन टाइप का होता था। इसीलिए पुरानी बुक जितनी भी है उनमें जब हम देखते हैं तो वो पेपर ब्राउन टाइप का नजर आता है। अब है यहां पे दूसरा, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ड्यू टू, जो आयरन के ऊपर या स्टील के ऊपर रस्ट लगता है, ठीक है, जंक लगता है, वो लगता है एक प्रोसेस है जिसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अभी मैंने ऊपर ऑक्सीडेशन जो है डिफाइन किया कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है, तो याद रखना आपने।
कि यहाँ पे ये कैसे होता है। पहले हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन कैसे होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन डिफाइन करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा ये ब्राउनिंग क्या है, ब्राउन कैसे होता था ये पेपर। ब्राउन जो है बेसिकली ब्राउन एक ऐसा आप समझो, ये एक ऐसा मटेरियल है जिसको हम प्रिंटिंग के लिए और पेंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये एक ऐसा कलर है जिसको हम प्रिंटिंग और पेंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन है यहाँ पे, ये ब्राउन कलर आता कहाँ से है। जब हम ब्राउन कलर की बात करते हैं तो ये जो ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर इज मेड बाय कंबाइनस 4 स्टैंडर्ड कलर्स। जब हम 4 मेन कलर्स को मिलाते हैं उनसे एक कलर बनता है जिसको हम ब्राउन कलर कहते हैं, यानी कि गोल्डन टाइप का कलर। यानी कि वो 4 स्टैंडर्ड कलर्स कौन कौन से हैं, वो 4 स्टैंडर्ड कलर्स है, रेड है, ठीक है, ब्लैक है, येलो है, ठीक है, और है ब्लैक, ये सॉरी ब्लू, और है ब्लू। रेड, ब्लैक, येलो एंड ब्लू। जब ये 4 कलर्स मिक्स करते हैं, इनको जब हम मिलाते हैं तो उनसे एक कलर बनता है जिसको हम बोलते हैं ब्राउन, जिनको हम बोलते हैं ब्राउन। लेकिन जब हम केमिस्ट्री की टर्म में देखते हैं, केमिस्ट्री में इसको कहते हैं हम CYMK, CYMK क्या कहते हैं, CYMK। अब यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म, सी का मतलब है, सी के अगर हम देखेंगे सियान, CYAN, सियान, सॉरी सियान। सियान का मतलब है ब्लू प्लस ग्रीन, ब्लू प्लस ग्रीन, ठीक है, तो आया ये। अब है दूसरा वाई, वाई मीन्स येलो, जिसको हम जर्द कहते हैं, ठीक है। अब और एक है यहाँ पे, वो है एम, एम मीन्स मैजेंटा, एम मीन्स मैजेंटा, मैजेंटा यानी कि मैजेंटा का मतलब है पर्पल रेड, ठीक है। और उसके बाद रहा के, CYMK। अब के कौन सा कलर है, ठीक है, के का मतलब है यहाँ पे की, मगर के का मतलब है ब्लैक, यहाँ पे की का मतलब है ब्लैक, ठीक है, फिजिक्स ये सॉरी केमिस्ट्री में। तो ये 4 यहाँ पे यही 4 स्टैंडर्ड कलर्स जो है, ये 4 स्टैंडर्ड कलर्स रेड, ब्लैक, येलो एंड ब्लू जब ये मिलते हैं तो ब्राउनिंग होती है, एक कलर ब्राउन बनता है, नया कलर बनता है ब्राउन, जिसको हम पेंटिंग और प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन केमिस्ट्री की टर्म में इसको हम CYMK कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी फुल फॉर्म भी आपके सामने रखी है, ठीक है। तो इनको हम सी अगर आपको कोई बोले कि एब्रीवेशन के बगैर भी हम CYMK को क्या कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हो रेफर्स टू 4 इंक कलर, यानी कि वो चार यानी कि कलर्स जिनसे एक नया कलर बनता है जिसको हम ब्राउन कलर कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है कि ये जो यहाँ पे ब्राउन कलर है, इसको आजकल हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी इस्तेमाल करते हैं। और अभी जो मैंने आपको कहा कि जो पेंटिंग है उसमें भी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर ये पेंटिंग में इस्तेमाल होता है और कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो इसका मतलब है जो वो 4 कलर CYMK है वो भी कंप्यूटर ग्राफिक्स में इस्तेमाल होते हैं, तब जाके हमारे पास ब्राउन कलर आता है। तो ये रहा ब्राउनिंग ऑफ पेपर इन ओल्ड बुक्स इज काज्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सेल्यूलोस। तो अब हम देखेंगे आयरन के ऊपर जो जंग लगता है वो कैसे लगता है। वो लगता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। कैसे लगता है, ऑक्सीडेशन की वजह से जो आयरन है उसके ऊपर जो है जंग लगता है, ठीक है। तो आपने अब देखना, अब हम देखेंगे कैसे। बेसिकली जो आयरन होता है या स्टील की भी बात यहाँ पे करेंगे, ठीक है। स्टील एक अलॉय है, तो जो कुछ मिक्सचर ऑफ मेटल्स के साथ बनता है जिसमें आयरन भी है, ठीक है, तो वो भी आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जब आयरन होता है, जब आयरन की रिएक्शन, जब आयरन, ऑक्सीजन, वाटर एंड आयर मॉइस्चर, वो आयर जिसमें मॉइस्चर होता है, जिसमें नमी होती है, जब ये चारों आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे एक रिएक्शन होती है, जिसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। उसी ऑक्सीडेशन की वजह से इस आयरन के ऊपर जो है रस्ट लगता है, रस्टिंग लगती है, यानी कि यहाँ पे रस्ट लगता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि रस्ट क्या। अब हम देखेंगे पहले रस्ट क्या होता है। रस्ट एक आयरन ऑक्साइड है। रस्ट क्या है, रस्ट एक आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड।
आयरन ऑक्साइड का मतलब है ये रस्ट कहाँ से बनता है, अभी मैंने कहा ये ऑक्सीडेशन की वजह से बनता है। यानी कि जब आयरन और ऑक्सीजन में रिएक्शन होती है बहुत कैटेलिक के साथ, बहुत कैटेलिक प्रेजेंस के साथ, यानी कि इन कैटेलिक प्रेजेंस ऑफ वाटर। एक तो आपने यहां पे याद रखना है, आयरन और ऑक्सीडेशन के दरमियान जब रिएक्शन होती है और इसके साथ साथ जब एक कैटेलिक प्रेजेंस यानी कि हाई स्पीड या एक्सेलरेटेड केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर और आयर मॉइस्चर, ये चीजें भी जब इससे मिलती है तो आयरन के ऊपर रस्ट लगता है। इसका मतलब है कि आयरन, ऑक्सीजन, वाटर प्लस यानी कि एयर मॉइस्चर, जब ये चार चीजें आपस में मिलती है तो इसकी वजह से आयरन के ऊपर रस्ट लगता है, जंग लगता है, और इसी प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब आयरन और ऑक्सीजन के दरमियान रिएक्शन होगी और इसके साथ साथ उस प्रोसेस में कैटेलिक मीन स्पीडी प्रेजेंस ऑफ वाटर और एयर मॉइस्चर भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, और उसकी वजह से ऑक्सीडेशन होती है और उसी ऑक्सीडेशन से रस्टिंग ऑफ आयरन लगता है, आयरन के अंदर जो है रस्ट लगता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर आयरन के ऊपर रस्ट लगता है तो हम इससे कैसे बचा सकते हैं, तो इसके रिलेट भी यहां पे है। तो आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए हम जिंक का इस्तेमाल करते हैं, जिंक कोटिंग करते हैं। आपने देखा होगा कि जितनी भी पाइप्स जो गवर्नमेंट यूज करती है उनके ऊपर जिंक कोटिंग की जाती है ताकि वो रस्टिंग से बचे, इस ऑक्सीडेशन की वजह से जो आयरन और ऑक्सीजन के दरमियान एक रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, उससे बचे। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन होने से जो है आयरन को बचाता है। तो द कोटिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन स्टील और आयरन ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वो चीजें जो आयरन से बनती है या स्टील से बनती है, जब उनके ऊपर हम जिंक की कोटिंग करते हैं, ठीक है, ताकि उनमें ऑक्सीडेशन या रस्टिंग ना लगे। ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं गल्वनाइजिंग या गल्वनाइजेशन। ठीक है, गल्वनाइजिंग या गल्वनाइजेशन भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, कभी कभार इसको इलेक्ट्रिक शॉक भी कहते हैं। और यहां पे क्या होता है, कोटिंग कैसे की जाती है, बेसिकली जो जिंक होता है, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है। ठीक है, इसको एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में ZN भी लिखा जाता है। तो ये जो जिंक होता है इसको बहुत ज्यादा हॉट मोल्टन बनाया जाता है और उसी में जितने भी आयरन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको डिप किया जाता है और उनके ऊपर एक जिंक की एक लेयर आती है, थिन लेयर, कोटिंग की लेयर आती है, तो ताकि वो रस्टिंग से बचे। उसी प्रोसेस को हम गल्वनाइजिंग प्रोसेस कहते हैं, गल्वनाइजेशन कहते हैं। तो गल्वनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जिंक का कोट लगाते हैं ताकि वो रस्टिंग से बचे। ठीक है, तो स्टील एक अलॉय है जो कुछ मिक्सचर ऑफ मेटल्स से बनता है, जैसे आयरन है, कार्बन है, आगे ये भी देखेंगे। ठीक है, तो ये अभी याद आपने रखना है। तो अब यहां पे हम देखेंगे फर्दर क्या है। ठीक है, फर्दर क्या है, अब और एक है यहां पे, और एक वन लाइनर, द मेटल चीपली यूज्ड फॉर गल्वनाइजिंग आयरन इज, वो मेटल जो सबसे ज्यादा आयरन के ऊपर कोटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो है जिंक। तो ऊपर तो हमने डिस्कस किया, तो जिंक जो है इसको मेल्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हीट की वजह से इसको मोल्टन में तब्दील किया जाता है। ठीक है, इसको मेल्ट किया जाता है। ठीक है, फिर इसी में आयरन ऑब्जेक्ट्स को डुबाया जाता है ताकि उनके ऊपर जिंक कोटिंग आ जाए और वो रस्टिंग से बचे। उसी को हम गल्वनाइजिंग या गल्वनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा एक एडवर्टीज है वो टाटा शक्ति टीन, उसमें वो कहते हैं कि इस पे जिंक कोटिंग की गई है, यानी कि ये जो टाटा शक्ति टीन है इसके ऊपर जिंक कोटिंग की गई है। जिंक कोटिंग का मतलब है कि इसके ऊपर जो है इसके ऊपर रस्टिंग का खतरा कम है, इसके ऊपर रस्टिंग नहीं लग सकती, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती है क्योंकि इसके ऊपर जिंक कोटिंग की गई है। अब आगे देखेंगे, अब है और एक वन लाइनर, द रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आयरन के ऊपर, अगर आयरन के ऊपर हमने सपोज जिंक कोटिंग नहीं की है तो ऑब्वियसली इस आयरन के ऊपर कुछ टाइम के बाद जो है इसके ऊपर जो है रस्ट लगेगा। ठीक है, जंग लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर एक और नया खुद लेयर आया, नेचुरल लेयर। ठीक है,
इस केमिकल रिएक्शन की वजह से, तो उससे इस आयरन का जो अपना वजन था उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आयरन के ऊपर रस्ट लगता है तो उससे उसको क्या होता है, उससे उसका इंक्रीज इन वेट, उसका वेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो ये इजी था। तो आगे देखेंगे, कुकिंग ऑयल इज कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजनेशन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन क्या है? हाइड्रोजनेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है। हाइड्रोजनेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है, यानी कि यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो हाइड्रोजन है, जब यहाँ पे एड्स हाइड्रोजन टू ए मॉलिक्यूल, यानी कि जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जब उसमें एक से ज्यादा एटम्स जो है इकट्ठे आ जाते हैं, ठीक है, उसमें एक से ज्यादा एटम्स एक साथ आ जाते हैं, इकट्ठे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखना है, यानी कि फ्यूज होते हैं। ठीक है, उसी को हम कहते हैं यहाँ पे हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक गैस है, इसको हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल घी, यानी कि जो कुकिंग ऑयल है, जब कुकिंग ऑयल को हम कन्वर्ट करेंगे वेजिटेबल घी में, किस प्रोसेस से? हाइड्रोजन गैस की प्रोसेस से या हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस से। हाइड्रोजनेशन एक केमिकल रिएक्शन है। जब हाइड्रोजन में क्या होते हैं, हाइड्रोजन जो होता है, जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब उसमें एक से ज़्यादा एटम्स जो है एक साथ जुड़ जाते हैं, फ्यूज होते हैं, ठीक है, तो उसी को हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। इसी हाइड्रोजनेशन को हम कुकिंग ऑयल में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम वेजिटेबल घी बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब आगे देखेंगे, अब है और एक यहाँ पे वन लाइनर, वो है कि एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज गिवन बाय। एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, यानी कि जो एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर है, इसको किसने दिया है? इसको जॉन डाल्टन ने दिया है। तो जॉन डाल्टन वो पर्सन थे जिसने एटॉमिक थ्योरी को दिया है। तो इस लॉ को इसने दिया, इस थ्योरी को इसने दिया है। ठीक है, और इसी की वजह से इसी के नाम पे एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी है, ठीक है, फिजिक्स में, जिसको हम उसके नेम सेक से जानते हैं, हम नाम से। ठीक है, नेम सेक, यानी कि बहुत सारे, यानी कि यहाँ पे आपने याद रखना है नेम सेक। नेम सेक का मतलब है हम नाम, यानी कि इसी के नाम पे एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी है फिजिक्स में, जिसको हम कहते हैं डाल्टन मेजरमेंट। ठीक है, डाल्टन जैसे न्यूटन का है, ठीक है, तो न्यूटन है, तो यहाँ पे ये भी एक नेम सेक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। अब हम देखेंगे डाल्टन का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो क्या है। तो डाल्टन बेसिकली एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे, और ये केमिस्ट्री से भी वाबस्ता थे। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1766 से लेकर 1844 तक है, 1844 तक है। किसका? डाल्टन का। ठीक है, ये एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे, फिजिक्स से वाबस्ता थे और केमिस्ट्री से भी। और इसी के नाम के ऊपर इसने जो ये एटॉमिक थ्योरी दी है, और इसी के नाम पे एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी है इसके नाम पे, जिसको नेम सेक भी कहा जाता है। वो है यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट इज इक्वल टू मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम, यानी कि कोई भी चीज़ अगर उसका वजन जो है हाइड्रोजन एटम के बराबर है, इक्वल टू दी मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम, यानी कि अगर कोई भी चीज़ है उसका वजन जो है हाइड्रोजन एटम के बराबर है, उसको हम डाल्टन कहते हैं, उसको हम डाल्टन कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब आगे देखेंगे और क्या है। अब है यहाँ पे एट्थ वन लाइनर, वो है कि प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, जो प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की जो प्रोसेस है, इसको किसने दरियाफ्त किया है, यानी कि इसको किसने डिस्कवर किया है। तो जो रेडियो एक्टिविटी है इसको किसने डिस्कवर किया, तो इसको डिस्कवर किया हेनरी बैकरल ने। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि आपने याद रखना है यहाँ पे यूरेनियम में रेडियो एक्टिविटी को किसने डिस्कवर किया,
तो वो थे हेनरी बैकरल। हेनरी बैकरल बेसिकली जो है ये फ्रांस से बिलोंग रखते थे, यानी कि फ्रांस से, ठीक है, फ्रांस से ये एक फिजिसिस्ट थे और इसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया 1903 में। 1903 में इसको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया और इसी ने जो है यूरेनियम जो है मेटल, उसमें इसने डिस्कवर किया रेडियो एक्टिविटी को। किसको? रेडियो एक्टिविटी को इसने डिस्कवर किया। अब हम देखेंगे पहले रेडियो एक्टिविटी क्या है, थोड़ा बहुत यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी अगर मैं सिंपली कहूँगा कि व्हेन वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इन ऑब्जेक्ट एमिट एनर्जी, यानी कि जब जब एक ऑब्जेक्ट में जो वेरी स्मॉल, यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट में जो उसके एटम्स होते हैं, ठीक है, जब वो उनको ब्रेक डाउन कर जब हम इन एटम्स को ब्रेक डाउन करेंगे तो उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम रेडियो एक्टिविटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और इस टाइप की प्रोसेस होती है, यूरेनियम में होती है, प्लूटोनियम में भी होती है, ठीक है, और भी कुछ है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे याद रखना है यूरेनियम और प्लूटोनियम, यानी कि ये वो मेटल्स है, ठीक है, यानी कि ये वो मेटल्स है या ये वो एलिमेंट्स है जब इन हैवियर एलिमेंट्स के हैवियर एटम्स को ब्रेक डाउन किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से जो एनर्जी एमिट होती है, डिस्चार्ज होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी इस वक्त यानी कि इसके बेनिफिट्स भी है और इसके ज़्यादा जो है डिमेरिट्स हैं। पहला डिमेरिट है इसका जो अगर इसका लीकेज होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, अगर उनमें लीकेज होता है तो इससे जो है कैंसर हो सकता है, ठीक है, एनवायरनमेंट डैमेज हो सकता है, ठीक है, यानी कि अनलिमिटेड इसके जो है डिसएडवांटेजेस है। अगर मेरिट्स की बात करेंगे तो इसके मेरिट्स भी बहुत है, बेनिफिट्स भी है, यानी कि बहुत सारे मेडिसिन बनाए जाते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को, एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चर में भी इसका यूज़ होता है, कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग जो है कार्बन डेटिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो आपने याद रखना है कि जो कार्बन डेटिंग है, रेडियो कार्बन डेटिंग, ये एक टेक्निक है जिसकी बदौलत से हम जो लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं जब वो डेड होते हैं, डिके होते हैं, उनको अगर उनका हमें कोई निशान मिलता है तो कार्बन डेटिंग का जो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम इस रेडियो एक्टिविटी या इस रेडियो एक्टिविटी के इन एलिमेंट्स को यूज़ करके ये पता लगाते हैं कि ये कितना पुराना है, यानी कि ये आर्कियोलॉजी के लिए भी, यानी कि जो आर्कियोलॉजी है पुराने ज़माने की चीज़ें उनकी डेटिंग को भी बताता है, तो उसमें भी रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट इस्तेमाल होता है, ठीक है। स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस के मुतलिक एक्सप्लोर करना, ठीक है, माइनिंग यानी कि जियोलॉजी के मुतलिक, मिनरल्स के मुतलिक यानी कि खोज निकालना, यानी कि उसके लिए भी ये इस्तेमाल होता है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि आपने इसमें इतना ही याद रखना है कि जो रेडियो एक्टिविटी है इसको किसने डिस्कवर किया? हेनरी बैकरल ने। ये फ्रांस से थे, फिजिसिस्ट थे और इसको 1903 में नोबेल प्राइज़ दिया गया क्योंकि इसने यूरेनियम जो एक मेटल है उसमें डिस्कवर इसने किया, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, यानी इसने कहा कि हम इस एलिमेंट से एक बहुत बड़ी एनर्जी को हम जनरेट कर सकते हैं, हेनरी बैकरल। अब आगे देखेंगे। अब यहाँ पे है कि इन इंडिया न्यूक्लियर वेपन वाज टेस्टेड एट, इंडिया में जो न्यूक्लियर वेपन है इसको टेस्ट किया गया पोखरान, राजस्थान में। पोखरान जो है ये राजस्थान में एक जगह है, ठीक है, जो वहाँ पे थार डेजर्ट है उसी एरिया में ये पड़ता है। तो जब इंडिया ने एटॉमिक बम का जो है टेस्ट किया तो वो इसी पोखरान, तो पोखरान कहाँ पे है? ये राजस्थान में है जहाँ पे इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया। लेकिन इससे पहले भी इंडिया ने पहला टेस्ट जो किया ये सेकंड था, पोखरान सेकंड, इसको पोखरान सेकंड कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसी पोखरान में ही पहला टेस्ट किया गया था 1974 में, लेकिन जो सेकंड टेस्ट किया गया था वो किया गया था 1998 में,
11 मई 1998 में। अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान ने 30 मई 1998 को, यानी कि एक ही साल में किया गया है, ठीक है। लेकिन मंथ जो है, मंथ भी एक ही था, लेकिन जो है इंडिया ने पहले किया, ठीक है। इंडिया ने जो 11 मई को किया सेकंड टेस्ट 1998 को, पाकिस्तान ने 30 मई 1998 को जो है न्यूक्लियर टेस्ट किया, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन का, एटॉमिक बम का टेस्ट किया। अब यहाँ पे है कि लास्ट जो आज हम करेंगे डिस्कस, वो है कि इन इंडिया न्यूक्लियर वेपन वाज टेस्टेड एट पोखरण, तो ये हमने किया। अब है द एनर्जी ऑफ द सन इज मेनली ड्यू टू, यानी कि सन में जो एनर्जी अभी मिलियंस ऑफ ईयर्स से जो सन रेज हमारे पास आती है, बेसिकली सन में एक प्रोसेस होती है जिसकी बदौलत से सन एक हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वही हीट एनर्जी ज़मीन पे पहुंचती है और वो ज़मीन को वार्म करता है, ठीक है। यहाँ पे जो है, क्योंकि सन को कहा जाता है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, सारी जो ये ज़मीन है, अर्थ है, जो भी यहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सन रेज पे डिपेंड है इसके, क्योंकि सारा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका सोर्स ऑफ एनर्जी सन है। तो सन में भी एक प्रोसेस होती है, तब जाके वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो वो कौन सी एनर्जी है? वो है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। दूसरा है फिजन। तो अगर हम देखेंगे, दोनों की बात करेंगे, फ्यूजन का मतलब है जब एक हैवियर एलिमेंट के एटम्स को हम फ्यूज़ करेंगे, जोड़ेंगे, वापस इकट्ठा करेंगे, ठीक है, और उससे जो एनर्जी बनती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी। और दूसरा है न्यूक्लियर फिजन का मतलब है जब एक हैवियर एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, जब उनको हम ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, अलग अलग करेंगे, और उस ब्रेक डाउन की वजह से जो एनर्जी बनती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। यानी कि इसी की बदौलत से जो हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स है या जो न्यूक्लियर बम्स बनाए गए हैं, एटॉमिक बम्स बनाए गए हैं, वो न्यूक्लियर फिजन से बनाए गए हैं। लेकिन जो सन जो अभी जो है प्रोसेस कर रहा है, सन के अंदर जो प्रोसेस हो रही है, ठीक है, वो हो रही है न्यूक्लियर फ्यूजन से। यानी कि सन में जो मतलब एक एलिमेंट है, ठीक है, यानी कि उसमें जो एटम्स है वो आपस में दोबारा यानी कि टुगेदर होते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं, और उससे एक एनर्जी बनती है जिसको हम सन रेज की सूरत में देखते हैं, ठीक है, हीलियम कहते हैं। तो जो बॉम्ब्स मैंने कहा उनमें जो रिएक्शन है वो है न्यूक्लियर फिजन। लेकिन एक बम है जिसको अभी तक पहली बार जो है 1961 में, जिसको जार बम कहा जाता है, जार बम ये यूएसएसआर ने किया था, जिसको आजकल हम रशिया कहते हैं, ठीक है। 1961 में जो है इसका पहली बार टेस्ट किया गया था, यानी कि इसको हाइड्रोजन बम, ये सबसे खतरनाक बम है। जो न्यूक्लियर बम है जो यूरेनियम से या प्लूटोनियम से बनता है, उनसे ये 1500 टाइम्स जो है पावरफुल है, ठीक है, हाइड्रोजन बम। इसको कभी कभार थर्मो न्यूक्लियर बम भी कहा जाता है, डेट मीन्स हाइड्रोजन बम, ठीक है। तो इसका टेस्ट यूएसएसआर ने किया था, ठीक है, कब? 1961 में इसका टेस्ट किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इसका टेस्ट किया गया था 1961 में, इसको जार बम कहते हैं। और इसमें न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन नहीं है, बल्कि इसमें जो रिएक्शन है, जो रेडियो एक्टिविटी इस्तेमाल की गई है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन है। इसमें एटम्स को जोड़ा गया, ना कि अलग अलग किया गया, ठीक है। तो इसको कभी कभार जो है इसको एच बम भी कहा जाता है, किंग ऑफ बम्स भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो या इसको फ्यूजन बम भी कहा जाता है। और इसका जो साइंटिस्ट था जिसने इसको बनाया, वो था एंड्रयू स्कॉफ, ठीक है, एंड्रयू स्कॉफ, ठीक है। तो एंड्रयू स्कॉफ जो है, इसका टाइम पीरियड था 1975 से लेकर, इसका टाइम पीरियड जो है, मतलब टाइम पीरियड तो ये इसी 20th सेंचुरी में था। लेकिन अगर हम देखेंगे इसको 1975 में नोबल
पीस प्राइज से भी नवाजा गया। इतना खतरनाक बम बनाने के बावजूद भी इसको नोबेल पीस प्राइज दिया गया। अब आप कहोगे क्यों? बेसिकली इसने अपने इस जार बम को, हाइड्रोजन बम को ही, जो सबसे दुनिया का सबसे खतरनाक बम है, उसके खिलाफ ही बैद में बोला। इसने कहा ये ह्यूमन डिस्ट्रक्शन के लिए है, ये ह्यूमन लॉस के लिए है, ये एनवायरनमेंट के लिए है, ये इस अर्थ के खतरे के लिए है। और इसने कहा कि ऐसे बम्स हमें नहीं बनाने चाहिए, इसीलिए इसको जो है नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया। इसने कहा कि ऐसे बम्स हमें नहीं बनाने चाहिए। ठीक है, तो ये रशिया का एक साइंटिस्ट था, फिजिसिस्ट था। ठीक है, 1975 में इसको इसीलिए प्राइज दिया गया क्योंकि इसने बाद में अपने ही इस जार बम के खिलाफ बोला। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।